आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोगों के बीच इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं और मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जिससे आप एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था, हमने जाना था कि किस तरीके से आर्थिक विकास का उद्भव हुआ था। अब आर्थिक विकास के उद्भव को हम लोगों ने एक स्टोरी के माध्यम से देखा और उसकी बारीकियों को समझा, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बिल्ड किया कि कैसे उद्भव हुआ और उसी वीडियो से आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे आर्थिक विकास का उद्भव। लास्ट वीडियो में हम लोग आर्थिक विकास का उद्भव देख रहे थे। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो एक पहले छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या जाना था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जो सभ्यता की शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग में क्या थे, चारवाहे थे। इसे एक क्रम के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर वो चारवाहे से धीरे धीरे डेवलप हुए। तो जब चारवाहे से डेवलप हुए तो क्या हुआ कि एक क्षेत्रीय विकास हुआ। तो उसके बाद एक क्षेत्रीय विकास होता है, या फिर कह लें कि उसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि जब चारवाहे थे और उसके बाद उन्होंने कृषि कार्य स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कृषि कार्य स्टार्ट हुआ। कृषि कार्य के बाद स्टार्ट होता है तो उत्पादन सरप्लस में होने लगता है। तो जब सरप्लस में होने लगता है तो वो क्या करते हैं, उसका व्यापार करते हैं एक तरीके से। और यह व्यापार किस माध्यम से होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। उस विनिमय प्रणाली से आगे बढ़ते हैं। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली हो रही थी तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई धान की उपज कर रहा है या गेहूं की उपज कर रहा है, उसे नमक चाहिए या फिर कपड़े चाहिए, तो वो उससे एक्सचेंज करता था। वाटर सिस्टम में यही होता है कि एक्सचेंज हो जाता है वस्तुओं का एक दूसरे से। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली पहले एक छोटे जगहों पे होती थी, फिर इसका विस्तार हुआ। तो फिर ये क्या हो गई, क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार हुआ। क्षेत्रीय विस्तार के क्रम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या हुआ, तीव्र क्षेत्रीय विकास होता है। फिर यह जो तीव्र क्षेत्रीय विकास है वो अंतर क्षेत्रीय हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि इंटर रीजन ट्रेड होने लगा, अंतर क्षेत्रीय विकास होता है। यही अंतर क्षेत्रीय विकास जब आगे बढ़ता है तो अब देखा जाने लगा कि किसी भी वस्तु को, जैसे कि अगर कोई 200-500 किलो अनाज लेके जा रहा है, उसके बदले में वो कितना कपड़ा खरीदेगा, 2-4 सेट खरीदेगा, या मान लेते हैं कि 20 सेट कपड़े खरीद लेगा, जूते खरीद लेगा। तो ये जो है वो हेक्टिक कार्य होने लगा। तो हेक्टिक कार्य होने लगा तो कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो वस्तु विनिमय प्रणाली को रिप्लेस कर सके अच्छी तरीके से। तो यहीं से क्या होता है, मुद्रा का विकास होता है। और जब मुद्रा का विकास होता है तो मुद्रा हर क्षेत्र की अलग अलग हो सकती है। तो इसके बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए या कैसे एक मानक तैयार किया जाए। तो जो स्टैंडर्ड चीज़ें थी, जो उस समय क्या था कि गोल्ड को सबसे ज़्यादा एक तरीके से स्टैंडर्ड माना जाता था और उसे बोलते भी थे कि पीली धातु है। तो मतलब कि एक तरीके से सबसे कीमती है, सबसे मूल्यवान है। तो उसी समय इसका एक नाम दिया जाता है स्वर्णमान। तो स्वर्णमान का यहाँ पे क्या होता है कि मुद्रा को किसमें एक तरीके से मुद्रा की वैल्यूएशन किस में होगी, तो सोने या चांदी में होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं सोने या चांदी में होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि मुद्रा का विकास होता है। मुद्रा का जब विकास होता है तो व्यापार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। यह एक रीजन से दूसरे रीजन में, और इनफैक्ट कह ले कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में होने लगता है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगता है। इस चीज़ को समझना।
तो उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वणिकवाद का उदय होता है, जिसे वाणिज्यवाद भी कहते हैं और इंग्लिश में मर्केंटलिज्म कहते हैं। तो क्या होता है, वाणिज्यवाद का उदय होता है, वाणिज्यवाद का उदय होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वाणिज्यवाद क्या कहता है, वाणिज्यवाद ये कहता है, वणिकवाद ये कहता है कि जो देश जितना ज़्यादा निर्यात करेगा वो उतना समृद्ध होगा। कहने का मतलब क्या था कि निर्यात करेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेंगे, सोने मिलेंगे, चांदी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ण मान चल रहा था। मैंने बताया था कि करेंसी की वैल्यूएशन किस में हो रही थी, तो गोल्ड स्टैंडर्ड में हो रही थी। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो देश जितना ज़्यादा निर्यात करेगा बेसिकली उसके पास उतना ज़्यादा सोना आएगा, तो वो उतना अमीर देश कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये हुई कि जब वणिकवाद का उदय होता है तो वणिकवाद ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करो। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सभी लोग अगर निर्यात करने लगेंगे, सभी लोग एक्सपोर्ट करने लगेगा, तो फिर खरीदेगा कौन? ठीक है, कि सब, मैं भी चाहूँगा कि हाँ मैं जूते बेचूँ, XYZ कंट्री चाह रही है कि मैं भी जूते बेचूँ, या फिर जूते से ऊपर उठते कपड़े का अगर किया जा रहा, तो फिर खरीदेगा कौन? तो यह जो है वो वणिकवाद, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, वणिकवाद जो है वो 16 सेंचुरी से लेकर के 18 सेंचुरी तक चलता। लेकिन चूंकि वही एक्सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट था बेसिकली इसमें, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। उसके बाद इस चेन को जब हमने आगे बढ़ाया तो हम लोगों ने क्या जाना था कि इसके बाद एडम स्मिथ का उदय होता है। किसका उदय होता है? एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ का उदय होता है। और एडम स्मिथ ने जो अपनी बुक लिखी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में उसे वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वणिकवाद है वो लिटरली ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं और ये दम तोड़ रहा है। तो क्या होना चाहिए? तो एडम स्मिथ ने बोला कि आपूर्ति जो है वो अपना मांग स्वयं जनरेट कर लेती है। उन्होंने क्या दिया था? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उन्होंने दो सिद्धांत दिए, लेजेस फेरे और इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। लेजेस फेरे जिसका शाब्दिक अर्थ है कि लेट इट बी, उसे अपने हाल पे छोड़ दो। और इनविजिबल हैंड कहने का मतलब है कि बाजार की जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियां हैं वो अदृश्य हाथ पे काम करती है। तो अदृश्य हाथ पे काम कैसे करती है? तो उन्होंने बोला कि अगर आपूर्ति होती है तो वो खुद ब खुद अपनी मांग जनरेट कर लेती है। तो अब जैसा कि मैंने बता दिया कि एडम स्मिथ का यहाँ से उदय हो गया था, और यहीं से एडम स्मिथ ने क्या दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था क्लासिकल इकोनॉमी। ठीक है, एडम स्मिथ ने क्या दिया? क्लासिकल इकोनॉमी। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो एडम स्मिथ की जो थियरी है कि आपूर्ति अपनी मांग जनरेट कर लेती है, तो वो कैसे जनरेट करती है, इसे समझना। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसे आप एक बार माइंड में अगर अच्छी तरीके से एक तरीके से आप कह लें कि अच्छी तरीके से आप घुसा लेंगे माइंड में, तो यह जो है वो आगे आने वाले हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो अब ये कैसे आपूर्ति काम करता है, तो अब यहाँ पे एक हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि आपूर्ति हो रही किसी भी चीज़ की, मान लेते हैं किसी भी वस्तु एवं सेवा की जब आपूर्ति हो रही है, ठीक है, तो आपूर्ति हो रही है, आपूर्ति में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा। यहाँ पे रोजगार सृजन हो रहा है। तो जब रोजगार सृजन होगा तो क्या होगा कि लोगों की आय में वृद्धि होगी। जब आय में वृद्धि होती है तो क्या होता है? आय में जब वृद्धि होती है तो हम लोग उपभोक्ता बनते हैं, ठीक है। जब आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा? एक तरीके से उपभोक्ता बनेंगे, ठीक है, कि एक तरीके से क्या करेंगे? मांग सृजित करेंगे, मांग सृजन होगा। जब आय में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा? मांग सृजन होगा।
जब मांग सृजन होगा तो क्या होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं वस्तुओं एवं सेवाओं सेवाओं की क्या होगी, खपत बढ़ेगी। और जब वस्तुएं एवं सेवाओं की खपत बढ़ेगी तो एक तरीके से क्या कह लें कि क्या हो रहा है, जब वस्तुएं एवं सेवाओं की खपत हो रही है तो उपभोग जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, उपभोग उपभोग जनरेट हो रहा है। और जब उपभोग हो रहा है किसी भी चीज़ का, दैट मीन्स कि कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन जनरेट हो रहा है। तो ये कंजप्शन क्या है, ये कंजप्शन फिर से आपूर्ति जनरेट करेगी। तो एडम स्मिथ ने क्या बोला, एडम स्मिथ ने बोला कि जो आपूर्ति हो रही है वो खुद ब खुद मांग जनरेट कर ले रही है। तो कैसे मांग जनरेट कर रही है, हम लोगों ने देख लिया कि हाँ, यहाँ पे मांग सृजन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, उपभोग फिर से मांग क्रिएट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का जब उपभोग हो रहा है तो उसे और ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो उसी तरीके से और ज़्यादा तेज उत्पादन होगा, फिर रोजगार सृजन होगा। तो ये जो एडम स्मिथ ने बोला था वो 18th सेंचुरी में बोला था। ठीक है, 1776 ईस्वी में जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसमें इसका जिक्र किया उन्होंने। तो इस तरीके से इस चार्ट के माध्यम से आई होप कि समझ में आ गई होगी चीज़ें। उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे कौन बढ़ाता है, इसी को आगे जेबी से बढ़ाते हैं, जॉन बैप्टिस्ट से। ये इकोनॉमिस्ट हैं, ज़्यादा जानना नहीं है, बस ये जान लेना है कि उन्होंने भी इस थ्योरी का एक तरीके से समर्थन किया कि हाँ, आपूर्ति जो है वो अपनी मांग स्वयं जनरेट कर लेती है। कैसे जनरेट कर लेती है वो हम लोगों ने देख लिया। उसी समय एक डेविड रिकार्डो अर्थशास्त्री आए, उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या, कौन सा सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो ने, सापेक्षिता का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, रिलेटिविटी की सिद्धांत दी थी उन्होंने। और इस सिद्धांत में उन्होंने बोला था कि हर किसी को, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई कंट्री है या कोई इंडस्ट्री है तो उससे एक तरीके से स्पेशलाइजेशन उसके पास होनी चाहिए, कि अगर वो जूते बना रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी के जूते बनाए, कपड़े बना रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी कपड़े बनाए। तो ये कौन बोल रहा था, ये उस समय के अर्थशास्त्री बोल रहे थे। और ये जो है वो जॉन बैप्टिस्ट से ने बोला था। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने बेसिकली बोला था, जेबी से ने तो एडम स्मिथ के थियरी को सपोर्ट किया था। तो ये रिकार्डो का है। सापेक्षिता किसका है, रिलेटिविटी डेविड रिकार्डो का। तो खैर बहरहाल, तो हम लोगों ने देख लिया एडम स्मिथ ने किस तरीके से बोला कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं जनरेट कर लेती है। तो ये जो है उसके बाद क्या हुआ, ये जो जैसा कि मैंने बोला कि ये 18th सेंचुरी की बात है, जहाँ से एडम स्मिथ का उदय होता है, एडम स्मिथ की थियरी की उदय होती है। और इस एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उसके बाद ये जो है वो, ये जो थियरी है फ्री मार्केट की, फ्री ट्रेड की, जिसे अदृश्य हाथ बोलते हैं, इनका कहना था कि मार्केट को खुला छोड़ दो। लेजिस फेरे का सिद्धांत उन्होंने दिया था, लेट इट बी का, कि मार्केट स्वयं मांग एवं आपूर्ति दो शक्तियां हैं मार्केट की, ये स्वयं डिसाइड करती है कि इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो इनकी थियरी थी। लेकिन जब 19th सेंचुरी के बाद जब 20th सेंचुरी में क्या होता है, 20th सेंचुरी में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है। क्या आता है, ग्रेट डिप्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं महान आर्थिक मंदी। ठीक है, तो जब महान आर्थिक मंदी आता है तो ये थियरी फेल हो जाती है। अब ये थियरी कैसे फेल होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एग्जाम से क्या वास्ता, तो लिटरली आप मानिए कि एक दो वीडियो जो है वो एक बेस बनाने पे पूरी तरीके से फोकस्ड होगा कि एक अच्छा बेस डेवलप हो जाए। तो चीज़ें जो आगे बढ़ेंगे हम, तो जब पीछे की जब चीज़ों का एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा कि हाँ, पहले वाली चीज़ें क्यों बताई गई थी, पहले वाली स्टोरी क्यों डेवलप की गई थी। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, तो एडम स्मिथ पे थे। एडम स्मिथ के थियरी पे थे, जिसमें उन्होंने फ्री मार्केट की बात की थी और उन्होंने बोला था कि मांग एवं आपूर्ति
कैंची के दो फलक हैं, दैट मीन्स कि किसी भी इकोनॉमी के दो फलक हैं, वो खुद निर्धारित करती है। तो एडम स्मिथ की थियरी कहाँ पे फेल होती है? 1929 की जब महान मंदी आती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एडम स्मिथ के जो मांग एवं आपूर्ति का नियम है कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं जनरेट कर लेती है, वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तो फेल क्यों होता है उस पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके 1929 के जस्ट पहले 2-3 साल पहले क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने की वजह से क्या होता है, एक तो क्राइसिस डेवलप होता है। पहला चीज़, पहला जो रोल इसमें निभाता है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दूसरा जो इसमें रोल प्ले करता है, सेकेंड इसमें रोल प्ले करता है वो है औद्योगिकीकरण के कारण जो मशीनीकरण होता है, औद्योगिकीकरण के कारण जो मशीनीकरण होता है वो इस समय तक, कहने का मतलब है कि 20वीं शताब्दी में और तीव्र हो जाता है। क्या तीव्र होता है? मशीनीकरण, ठीक है। तो मशीनीकरण तीव्र हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जब स्टार्ट करिए आप, जब मैंने बोला कि जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है कि जब किसी भी फैक्ट्री को उत्पादन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए और ज़्यादा मजदूर चाहिए। तो जब मजदूर चाहिए होगा या श्रमिक चाहिए होगा तो क्या होगा कि रोजगार में वृद्धि होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे 20वीं सेंचुरी में खासकर क्या हुआ कि आपूर्ति तो बढ़ रही थी, इवन आपूर्ति और तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन मशीनों के द्वारा आपूर्ति बढ़ रही थी। इसलिए क्या हो रहा था कि वहाँ पे लेबर की ज़रूरत कम पड़ रही थी। जहाँ पे 100 लेबर किसी चीज़ को उत्पादित करने में लगे हुए थे, आज वहाँ मशीन की वजह से 10 लेबर से ही काम हो जा रहा था। तो उत्पादन तीव्रता से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे एडम स्मिथ की थियरी के अनुसार रोजगार सृजन उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से होना चाहिए। तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी। अब चूंकि रोजगार सृजन नहीं हो रहा है तो फिर मांग वहां पे जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अर्न करेंगे वही तो फिर से मांग डेवलप जनरेट करेंगे। तो वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ रहा था लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा था। तो यह थियरी फेल हो रही थी इस वजह से भी। तो इसके कारण धीरे धीरे क्या हो गया कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन आया तो अमेरिका का शेयर बाजार भी बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, उसके कारण भी बहुत सारे बैंकर्स से लेकर के इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। तो उसमें तमाम तरह की घटनाएं हैं, उस पर अभी नहीं जाते हैं, जब वो जिक्र करेंगे डिफरेंट चैप्टर में तब उसे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि जब महान आर्थिक मंदी आई तो ये जो मांग और आपूर्ति वाला कॉन्सेप्ट था एडम स्मिथ का, वो फेल हो गया। तो जब फेल्ड हो गया तो भाई अब जैसे इसके जस्ट पहले मैंने बताया कि वणिकवाद जब फेल हुआ तो एडम स्मिथ का उदय होता है, क्लासिकल इकोनॉमी का उदय होता है, और उसके बाद देखते हैं कि इकोनॉमी रन करने लगती है। लेकिन जब महान मंदी आती है, ग्रेट डिप्रेशन आता है, तो यहाँ पे एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट भी जो लेजेस फेयर वाला था वो फेल हो जाता है, जो इनविजिबल हैंड वाला था वो फेल हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहीं पे फिर 1934 के आसपास कीन्स का उदय होता है। किसका होता है? जॉन मेनार्ड कीन्स का। कीन्स का यहाँ पे उदय होता है। और कीन्स को क्या बोला जाता है? आप कमेंट करके बताइए कि जॉन मेनार्ड कीन्स को क्या बोला जाता है। तो मॉडर्न इकोनॉमी के उन्हें फादर बोला जाता है, या फिर कह लें कि माइक्रो इकोनॉमी का फादर बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमी का फादर बोला जाता है इन्हें। अब ये माइक्रो इकोनॉमी क्या है, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, उसे अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जान लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी दैट मीन्स कि समष्टि अर्थशास्त्र का फादर किसे कहा जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है। तो कीन्स ने जो अब कीन्स का क्या योगदान था तो उस पर थोड़ा देख लेते हैं कि अब यहाँ पे उदय होता है कीन्स का। कीन्स का उदय कब होता है? तो लेट 30s में होता है, या फिर कह ले कि 34 के आसपास से होता है। ठीक है, लेट 30s का ना ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे कीन्स का उदय होता है।
कीन्स क्या बोलते हैं? कीन्स ये बोलते हैं कि भाई ये जो वैश्विक मंदी आई है, महान मंदी आई है, उसके पीछे का रीज़न ये था कि हम लोग सिर्फ इनविजिबल हैंड पे चल रहे थे। तो सिर्फ इनविजिबल हैंड से काम नहीं चलेगा। तो कीन्स से पूछा गया फिर कैसे काम चलेगा, तो इसमें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का साथ चाहिए। और जब गवर्नमेंट साथ में रहेगी, कहने का मतलब क्या है कि हमें एक तरीके से ऐसी इकॉनमी चाहिए जो प्राइवेट के साथ साथ उसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग हो। तो एक तरीके से मिक्स्ड इकॉनमी चाहिए। अब यहाँ पे इस स्कीम्स को हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब एडम स्मिथ का उदय होता है तो उसी के बाद मार्क्स का उदय होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, मार्क्स का उदय होता है, डेट मीन्स कि कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने जो थियरी दी थी वो समाजवाद की थियरी थी, समाजवाद की थियरी थी। और यही समाजवाद आगे चल के कहीं ना कहीं साम्यवाद बनता है। ठीक है, तो साम्यवाद बनता है। तो कीन्स ने बोला था कि पहले समाजवाद को एक तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे समाजवाद से आगे बढ़ेंगे तो साम्यवाद की तरफ बढ़ेंगे। तो समाजवाद में उनका कहने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? तो समाजवाद कहने का मतलब ये था कि सभी को, जो समाज में कोई, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट में देखते हैं हम, या फिर प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, या फिर एक तरीके से कह लें कि प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ये रहती सरकारें रहती है, उसमें क्या देखा जाता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है कि एक कंपनी है, अब जैसे अभी का एग्जांपल हम लेते हैं, तो अंबानी के पास जितना वेल्थ है या अडानी के पास, या उनकी कंपनी जितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है, वो शायद जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन के पीछे नीचे जो लोग हैं वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो रहे। तो समाज में क्या है? एक विभेदीकरण है। एक तबका इतना ऊपर है कि 1% लोगों के पास ऑलमोस्ट 70 to 80% वेल्थ है, और जो 80% लोग हैं उनके पास 20% वेल्थ भी नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? समाज में विभेद पैदा कर रहा है। तो उसी समय, उस समय भी कमोबेश ऐसी ही दशा थी। तो उसी समय कार्ल मार्क्स का उदय होता है। उदय कैसे होता है कि वो देखते हैं कि श्रमिक जो हैं, और जो श्रमिक के साथ साथ जो मजदूर वर्ग हैं, उनकी दशा बहुत ख़राब हो रही है। और ख़ासकर जब से औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ है तो और बेरोजगारी बढ़ रही है। श्रमिक जो हैं वो मलिन बस्तियों में रहने को एक तरीके से विवश है। और दूसरी चीज़ ये थी कि श्रमिकों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने, मूलभूत आवश्यकताएं क्यों नहीं पूरी हो पा रही थी? कि एक न्यूनतम वेतन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बेगारी टाइप का भी कार्य करवाया जाता था, या मजदूरी दर बहुत ज़्यादा कम होती थी। तो उससे उसी समय कार्ल मार्क्स का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये शोषण नहीं चलेगा और एक समाज में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की कि मजदूरों एक हो जाए, मजदूरों से। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि उन्होंने बोला कि ये जो बाजारवाद वाली चीज़ें हैं, यह बाजारवाद जो है उससे हमें आगे निकल के समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहिए, कि सभी को एक अधिकार दिया जाए, कि संसाधनों पे सभी का अधिकार हो। तो उन्होंने समाजवाद की परिकल्पना की। और इसी समय, इससे जब आगे बढ़ते हैं तो 1917 में रूस में क्या होता? रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है। बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में। बोल्शेविक क्रांति होती है तो वहाँ का जो निरंकुश शासक जार रहता है उसे सत्ता से हटा दिया जाता है, और वहाँ पे एक समाजवाद की स्थापना की जाती है। तो यहीं से समाजवाद का उदय होता है। इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे के लेक्चर वीडियो में। जब हम डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे कि समाजवाद होता है। तो बेसिकली अभी हम लोग कहाँ पे थे? कीन्स पे थे। ये बीच में लाना इसलिए ज़रूरी है। तो कीन्स ने बोला कि ये जो मार्केट इकोनॉमी थी, बाजार अर्थव्यवस्था, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। और ये अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था।
तो ये सिद्धांत बोला उन्होंने कि फेल हो गई। फेल कैसे हो गई? क्योंकि हम पूरी तरीके से रिलाई कर रहे थे बाजार की शक्तियों पे, जो कि मांग है आपूर्ति पे चलती है, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं जनरेट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो गई कि वो जनरेट नहीं हो पाया, और ये कंडीशन शायद आने वाले समय में बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने बोला कि क्या किया जाए। तो कीन्स ने बोला कि अभी तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमी पे चल रहे थे, दैट मीन्स कि व्यष्टि पे, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पे चल रहे थे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तो जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, तो इसमें बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है। इसमें मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन करते हैं, इसमें कंज्यूमर की बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी अवधारणाएं हैं उस पर अध्ययन किया जाता है। और अभी तक इकोनॉमी जो है वो माइक्रो लेवल पे ही चल रही थी। उसके बाद जब कीन्स का उदय होता है तो कीन्स बात करते हैं, ये जो है वो एडम स्मिथ का था। अब जब कीन्स की बात होती है तो कीन्स बोलते हैं कि माइक्रो लेवल पे चीज़ों को करना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये माइक्रो लेवल पे कहने का मतलब, इसे हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो कीन्स के कहने का मतलब ये था कि जब मंदी आएगी तो सरकार, जो गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्च बढ़ाएगी, ठीक है। तो खर्च बढ़ाएगी, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कोविड के समय से। तो कोविड के समय में क्या हो रहा था कि कोविड के समय में हम देख रहे थे कि जब पूरी अर्थव्यवस्था एक तरीके से ठप पड़ी थी, डिमांड एकदम एक तरीके से पूरी तरीके बंद हो गई थी, सिर्फ जो नेसेसिटी चीज़ें थी, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें थी, सिर्फ उसका ही डिमांड हो पा रहा था। अदरवाइज शायद उस समय कोई चाह नहीं रहा था कि मैं कार खरीदूं, बाइक खरीदूं, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। और यहाँ पे कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, तो क्या हो गया था, उत्पादन ठप पड़ गया था। उस समय बहुत सारी फैक्ट्रियों से बहुत सारे एम्प्लॉय को एक तरीके से ले ऑफ किया जा रहा था, कि उन्हें हटाया जा रहा था। तो वैसे ही कंडीशन कुछ 1929 के आर्थिक मंदी में भी हुई थी। तो आपको याद होगा, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, या फिर उस समय आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट किए होंगे, या पहले से भी कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि सरकार ने कैपेक्स बढ़ा दिया था। कैपेक्स कहने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था। तो उससे क्या हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से? तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई। सरकार ने क्या कि फ्री राशन देते हैं, तो चलो वो तो फ्री है। सरकार ने साथ में ये भी किया कि कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनियां थी, उनको पैकेज उन्होंने दिया। उसके बाद ही हम लोगों ने देखा कि पीएलआई स्कीम चलाई गई। पीएलआई स्कीम में कहने का मतलब है कि सरकार ने बहुत सारी कंपनियों को कुछ टैक्सेस में छूट दिया। तो इस तरह की गतिविधियां स्टार्ट हुई। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उसमें क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार इन्वेस्ट करने लगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास पैसे पहुँचे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है? सरकार ब्रिजेस बनाती है, सरकार रोडवेज बनाती है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, और इन तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों पे सरकार के द्वारा पैसे खर्च किए जाते हैं। तो वो पैसे जाते कहाँ हैं? सरकार जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उससे रोजगार सृजन होता है। रोजगार सृजन होगा तो लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे, और जब लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे तो सेम आप पीछे याद करो कि जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो उपभोग बढ़ाएंगे। उपभोग बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि मांग में वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि होगी तो वो आपूर्ति को जनरेट करेगा, एक तरीके से वो ज़्यादा मांग करेगा तो ज़्यादा आपूर्ति जनरेट होगी। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो कीन्स क्या कहते हैं, आप देखो, कीन्स कहते हैं कि जब अगर डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ जाए या मंदी जैसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना चाहिए? जब मंदी आए, कीन्स कहते हैं जब मंदी आए तो यहाँ पे सरकार को एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए। एक्टिव मोड में कहने का मतलब है कि सरकार को क्या करना चाहिए? अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, खर्चे, सरकार को अपने खर्चे बढ़ा देने चाहिए।
तो जब सरकार खर्चे बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि लोगों के पास ज्यादा पैसे पहुंचेंगे, लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे, ठीक है। कैसे पैसे पहुंचेंगे कि एक्सपेंडिचर होगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया। और ये जब पैसे पहुंचेगा तो वो क्या होगा कि लोग उपभोग करेंगे। किस चीज का उपभोग करेंगे? वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करेंगे, ठीक है। और जब फिर ये उपभोग होगा तो क्या करेगा कि ये मांग सृजित करेगा, मांग जनरेट करेगा। और यही मांग क्या है कि फिर उत्पादन में परिवर्तित होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है और यही उत्पादन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो फिर सरकार को क्या फायदा होगा? आप सोच रहे होंगे सरकार को घाटा होगा। तो जब लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे तो समहाउ क्या है, सरकार टैक्सेज लेंगी। तो आपके मन में ये विचार आएगा कि हर कोई टैक्स देता कहाँ है? तो आप ये सोचो कि हर कोई टैक्स देता है, वो कैसे देता है? तो जीएसटी के फॉर्म में तो हम लोग देते ही हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स वाला जब सेगमेंट पढ़ेंगे तो इसे अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टैक्सेस लगाए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। तो जीएसटी जैसा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लोग जानते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जब जीएसटी लगाया जाएगा तो सरकार के पास क्या जाएगा? टैक्स जाएगा। और जिनकी इनकम इनकम टैक्स के दायरे में आएगी, इनकम टैक्स के दायरे में आएगी, वो भी क्या है, सरकार को टैक्स देंगे। तो सरकार के पास पैसे पहुंचेंगे और सरकार को लगेगा कि जब ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है, अब इकोनॉमी फिर से अपने रनिंग मोड में आ गई है, तो सरकार धीरे धीरे क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटा देती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाती है और टैक्सेस को ज़्यादा बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। यहाँ एक चीज़ ये भी देखना, तो सारी चीज़ों को अभी हम नहीं जानेंगे। तो बेसिक कहने का मतलब है कि 1930s के बाद कीन्स का उदय होता है और कीन्स माइक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें किस चीज़ की चर्चा होती है? जिसमें चर्चा होती है जीडीपी की चर्चा होती है, जिसमें आगे चलने के बाद जीडीपी जीबीए में डेवलप होता है। इसमें रोजगार की चर्चा होती है, इसमें गरीबी की चर्चा होती है, ठीक है, आर्थिक मंदी की चर्चा होती है। इसमें हम इन्फ्लेशन को देखेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कैसे। तो बेसिक कहने का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़ी बड़ी बृहद चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यहीं से दो चीज़ें निकल के आती है, एक माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो था अभी तक हमारा, इतना जो हम लोगों ने जाना, कीन्स तक हम लोगों ने जाना। अब कीन्स से जो आगे बढ़ेंगे तो फिर किस तरीके से समाजवाद और फिर मार्क्सवाद की परिकल्पना आती है, उससे हम लोग देखेंगे। फिर मिश्रित इकोनॉमी कैसे इवॉल्व होता है, फिर इंडिया। तो यहाँ तक जो हम लोग जानेंगे जस्ट बिफोर द 1947 कि पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा था। अभी हम सिर्फ वर्ल्ड की सिनारियो, अभी तक हम लोग इंडिया में आए नहीं है। बेसिकली हम लोग इंडिया में आएंगे 1947 के बाद। उसके जस्ट पहले जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को जानेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और यह जो शायद आपको मज़ा आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए। अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी बताइए, हम धीरे धीरे उसको दूर करेंगे। तो बेसिक कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने कीन्स को देखा, कीन्स ही आगे बढ़ाते हैं मैक्रो इकोनॉमी को। और आज के समय में जितनी तमाम तरह की चीज़ें हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो सम हाउ 90% चीज़ें जो है वो माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। हमारा जो सिलेबस है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें भी 90% चीज़ें जो है वो माइक्रो इकोनॉमी की पार्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमी पे हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, अभी करंट में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं। और वहीं से हमारा सिलेबस पूरी तरीके से एक रनिंग मोड में आ जाता है।
तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।